वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना है और सभी एमसीक्यूज के साथ आपके सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे, वो आपको अच्छे से यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं। तो हमारा सबसे पहला यहां पर एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है ये हमें बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ई सेल एंड द गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर बोथ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, या फिर वन इज इंटेंसिव एंड अदर इज एक्सटेंसिव। तो पहले हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, दीज आर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं ये हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करती होती हैं। ठीक है, सो जो यहां पर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप लोगों को याद रखना है कि जो गिब्स एनर्जी चेंज होता है, ठीक है, सो दिस इज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, -NF इंटू ई सेल। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहता है गिब्स एनर्जी चेंज का। ठीक है, सो दिस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ओनली, एंड जो हमारे पास ई सेल होता है दैट इज EMF ऑफ द सेल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि ई सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड गिब्स एनर्जी चेंज इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हमारा आंसर यहां से बन जाएगा थर्ड इज अवर राइट ऑप्शन। तो यहां से आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए हमें कोई रिएक्शन दी है, जैसे कि मान लीजिए जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव की का हमारे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, तो यहां से बन रहा है जिंक 2 पॉजिटिव, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है और साथ में हमारे पास है Cu। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूं, ठीक है, मान लीजिए इन सभी को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो इसकी जो गिब्स एनर्जी चेंज होगी उसकी वैल्यू भी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मगर जो इसकी ई सेल वैल्यू होगी वो हमारी सेम रहेगी। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जो हमारी गिब्स एनर्जी है दैट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो अमाउंट पर डिपेंड करती है कि रिएक्शन को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई हुई है, मतलब अगर उसका अमाउंट हो चुका है डबल, तो हमारी गिब्स एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ई सेल हमारा सेम रहने वाला है। ओके, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ। सेकेंड इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of 2 electrodes when no current is drawn through the cell is called। जब सेल में से कोई भी करंट ना यूज हो रहा हो उस टाइम पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये तो काफी सिंपल था, ये भी बात आप लोगों ने याद रखना है। जब वो यूज होना शुरू हो जाता है देन इट इज कॉल्ड द सेल पोटेंशियल, उसे हम सेल पोटेंशियल बोल देते हैं। ठीक है, थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है फॉर एन इनर्ट इलेक्ट्रोड। यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं या फिर हमारे पास ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये सभी होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हो गए या फिर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये सभी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होती हैं। तो सबसे पहला है कि इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन, ये स्टेटमेंट तो राइट है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द सरफेस आइदर फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो एक इलेक्ट्रोड पर या तो रिडक्शन होगी या फिर ऑक्सीडेशन होगी, दिस इज आल्सो राइट। इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस आल्सो राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोड में से ही इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है in the electrochemical cell, and it provides the surface for the redox reaction, this is wrong, क्योंकि redox reaction के लिए हमें क्या होता है
कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक के ऊपर ऑक्सीडेशन हो सकती है, एक के ऊपर रिडक्शन हो सकती है, इसलिए ये हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन बनेगा, बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि इस पर आइदर ऑक्सीडेशन होगी या फिर रिडक्शन होगी। ठीक है, दोनों यहाँ पर एक साथ बिल्कुल नहीं हो सकते, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पर होंगे। ओके, तो आगे चलते हैं फोर्थ एमसीक्यू। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, जिसमें हम बैटरी यूज करते हैं और उसके साथ हम जो है वो सेल के अंदर एक रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम करते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो हमने बैटरी यूज करनी है इसका पोटेंशियल, यानी कि जिसको हम यहाँ पर लिख देंगे ई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वोल्टेज जो होगी, ठीक है, एक्सटर्नल वोल्टेज हमारी जो होगी वो हमारे सेल पोटेंशियल से हायर होनी चाहिए। ठीक है, सो एक्सटर्नल वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द सेल पोटेंशियल, क्योंकि अगर वो सेल पोटेंशियल से छोटी होगी तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ही बिहेव करेगा। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसमें बैटरी की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, ये खुद एक बैटरी होता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इससे जो है यहाँ पर ऑपोजिट होता है, हम बैटरी यूज़ करते हैं और उसके साथ हम एक केमिकल चेंज करवाते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, सो दिस इज अवर फोर्थ एमसीक्यू। तो आगे चलते हैं फिफ्थ इज द Which of the statement about the solutions of electrolytes is not correct? हमें wrong statement को select करना है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को ख्याल रखना है, conductivity of solution depends upon the size of ions। ठीक है, solution की conductivity जो ions के size पर depend होती है, this is right। ठीक है, conductivity depends upon the viscosity of solution। conductivity solution की viscosity पर भी depend करती है, दिस इज ऑल्सो राइट। ठीक है, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सोल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द सोल्वेशन ऑफ आयंस। ठीक है, कि आयंस की सोल्वेशन कितनी हुई है उस पर भी डिपेंड करती है कंडक्टिविटी। सो हमारा आंसर तो हमें यहीं से मिल चुका है, थर्ड इज अवर राइट आंसर, क्योंकि उसने यहां से पूछा था कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट तो यही हो गई। ठीक है, और जो फोर्थ है वो भी राइट है, क्योंकि कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको सिंपल से यहाँ से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं सिक्स्थ वन, द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल। तो सेल कांस्टेंट के बारे में, अब ये सेल कांस्टेंट क्या होता है पहले उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेल कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद जी स्टार। ठीक है, सो जी स्टार इज इक्वल्स टू एल अपॉन ए। तो एल क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, एंड ए इज, यहाँ पर ए हमारे पास होता है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन का जो इलेक्ट्रोड में, कि यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ए होती है हमारी यहाँ पर एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और एल है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमें एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। द सेल कांस्टेंट चेंजेस विद चेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वो तो सेल कांस्टेंट है, वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर बिल्कुल नहीं डिपेंड करता। ठीक है, चेंजेस विद चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज आल्सो रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट के अमाउंट पर भी वो नहीं डिपेंड करता। चेंजेस विद द टेम्परेचर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, सेल कांस्टेंट बिल्कुल नहीं चेंज होगा, सो रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सेल, फॉर द पर्टिकुलर सेल कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज करें, इलेक्ट्रोलाइट को ही चेंज कर दें, तो वो बिल्कुल नहीं चेंज होगा, बिकॉज उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर एल अपॉन ए। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे चलते हैं सेवंथ एमसीक्यू। इसमें हमें ये बात के बारे में पूछा गया है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन सोल्व करनी है, सो दिस इज द अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें दो आयंस बन रहे हैं, एक है यहाँ पर अमोनियम आयन,
ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, हमें वो दोनों सॉल्ट्स यहाँ पर यूज करने हैं जिनमें से, वो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने हैं जिनमें से ये दोनों आयन्स हमारे यूज हो जाए। एक तो भी हम यूज कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे NaH4Cl। अब यहां से अमोनियम आयन आ जाएगा। अब हाइड्रोक्सल आयन के लिए हम यूज कर लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहां से हाइड्रोक्सल आयन आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स्ट्रा यहां पर क्या बचता है? ठीक है, यहां से ये वाला आयन आ गया, एक्स्ट्रा है यहां पर एक तो बच गया यहां पर Na, एक बचा है यहां पर Cl। OH तो यूज होना है हमारा। ठीक है, तो Na और Cl जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम यहां से कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहां से माइनस होगा NaCl। तो इन सभी की मोलर कंडक्टिविटीज को ऐड करेंगे। तो यहां से हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला ऑप्शन देखिए ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड है। ठीक है, प्लस हो रहा है NaOH, और Na और Cl जो एक्स्ट्रा थे उनको हटाने के लिए माइनस हो रहा है NaCl। सो दिस इज अवर सेकेंड ऑप्शन। तो ये सब कुछ हमने अकॉर्डिंग टू द कोहल-रोल्स लॉ किया है। आप लोगों ने रीड किया होगा कोहल-रोल्स लॉ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये सब कुछ यहाँ पर अप्लाई किया है। तो कोहल-रोल्स लॉ पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर ऐसी कोई MCQ प्रॉब्लम पूछी जा सकती है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा 7th। आगे चलते हैं। इसके बाद काफ़ी सिंपल है बट इसमें भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। SI यूनिट्स ऑफ द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की SI यूनिट्स क्या होती हैं? सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो अगर आपको ओनली कंडक्टिविटी के यूनिट्स पूछे जाएं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं? दैट इज द सीमन पर मीटर इनवर्स। इन देखिए SI में, तो SI में ये बन जाएंगे, और हमारी मोलर कंडक्टिविटी के क्या है यहाँ पर? सीमन मीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, वैसे हम सेंटीमीटर वाले ज्यादातर यूज करते हैं बट SI में यही रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यूनिट्स अच्छे से याद रख लेने हैं। आगे चलते हैं 9th MCQ। For a redox reaction to proceed, the cell in a cell the EMF must be। तो रिडॉक्स रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए सेल का EMF है जो वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, तो ही हमारी फिजिबल रिएक्शन वहां पर हो सकेगी। यानी कि हमारे ई सेल की वैल्यू जो है वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव आएगी, तो ही हमारी रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड करेगी। सो इसका सिंपल आंसर है 1 इज अवर आंसर। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। तो प्लीज इन सभी को साथ में अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाएं। जो भी इंपॉर्टेंट है इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोगों ने साथ में ही नोट डाउन करते जाना है। इसके बाद है न्यूमेरिकल नंबर यहाँ पर MCQ नंबर 10th। इन ए गैल्वेनिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी रॉन्ग है स्टेटमेंट गैल्वेनिक सेल के लिए? गैल्वेनिक सेल क्या होता है मैं आपको यहाँ पर एक बार समझा देता हूँ, तो आपको अच्छे से स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोड है और सेकेंड इज दिस इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ पर 2 हाफ सेल बने होते हैं, दिस इज अवर हाफ सेल एंड दिस इज अवर अनदर हाफ सेल। ठीक है, तो एक हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं बाहर जिसके ऊपर चार्ज रहता है नेगेटिव, और दूसरे में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐड जिस पर चार्ज रहता है पॉजिटिव। यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, दिस इज अवर एनोड। ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो रहे हैं, दिस इज अवर कैथोड। ठीक है, तो यहां पर हम कोई भी यूज कर सकते हैं ऑपरेटर्स जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को यहां पर डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो यहां पर हमने यूज किया होता है साल्ट ब्रिज। ठीक है, सो दिस रोड इज नोन एज एनोड, दिस इज ए कैथोड। ठीक है, तो एनोड पर ऑलवेज चाहे हो हमारा गैल्वेनिक यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, चाहे हमारा हो गैल्वेनिक सेल तो चाहे हो हमारा यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, एनोड पर हमेशा क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होगी? रिडक्शन होगी। ठीक है, तो कैथोड साइड पर ऑलवेज रिडक्शन होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। तो अभी हम यहां से रीड करते हैं, एनोड इज
नेगेटिवली चार्ज, राइट है। ख्याल रखिएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा तो साइन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, ये भी राइट है। रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। तो रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड, सो थर्ड इज अवर राइट ऑप्शन, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपको यहाँ से ध्यान रखना है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं 11th MCQ। दिस इज अबाउट द नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन के बारे में यहाँ से हमें पूछा गया है कि कौन सी इक्वेशन राइट है। तो नर्स्ट इक्वेशन, तो अगर आप लोगों ने 3rd चैप्टर रीड किया है तो इन पर बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑलवेज। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड वैल्यू माइनस, तो यहां पर क्या होगा, आर टी ओवर एन एफ, ठीक है, आर इंटू टी ओवर एन एफ, नेचुरल लॉग ऑफ, इस साइड पर है सॉलिड, ऊपर हम रखते होते हैं प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 1, और डिवाइड में हम रखते हैं रेक्टेंट की साइड पर जितने भी आयंस हैं उनकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इसको इस तरफ रख लेंगे, ओके। तो अब यहां पर ये वाला ऑप्शन हो सकता था, बट यहां पर लॉग है, नॉट द नेचुरल लॉग। अगर हम इसको हटाकर यहां पर लॉग बनाएंगे तो इसके आगे वैल्यू आ जाएगी 2.303, ठीक है। वो तो यहां पर किसी भी ऑप्शन में हमें बिल्कुल नहीं बताई गई। तो क्या होगा कि ये जो टर्म है ये जाएगी ऊपर, ठीक है। तो उसके साथ क्या होगा, यहां पर साइन बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो मतलब हमारा जो राइट इक्वेशन है वो हमारी क्या बनेगी, ठीक है। तो इसको हम यहां से ऊपर लेकर जाते हैं और आगे का साइन चेंज कर देंगे, तो हमारी राइट इक्वेशन यहां पर बन जाएगी। सो ये अगर यहां पर आ गया ऊपर mn पॉजिटिव, तो यहां पर बन जाएगा पॉजिटिव साइन। सो दिस इज अवर राइट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि लॉग में जब रेसिप्रोकल होता है तो बाहर आ जाती है माइनस, तो ये यहां से बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ उन्होंने जस्ट आप लोगों को कंफ्यूज किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन का बेसिक किया है तो आपको ये जरूर आता होगा। तो ऐसे आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल का इस MCQ का हमारा मेन मकसद क्या था कि आप लोगों को एक बार नर्स्ट इक्वेशन याद आ जाए, ठीक है। तो नर्स्ट इक्वेशन में हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को सोल्व करते हैं, हाफ सेल के लिए है ये, फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है। तो यहाँ पर आर एंड टी की वैल्यूज ऑलमोस्ट हमेशा हम रखते हैं फिक्स, एफ की वैल्यू भी फिक्स होती है, ओनली एन की वैल्यू चेंज होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेज विद डिल्यूशन। डिल्यूशन के साथ कौन डिक्रीज होता है, डिल्यूशन मतलब डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन अगर हम करेंगे भी डिक्रीज तो क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होने के साथ क्या होगा, हमारी स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये जो दोनों हैं कंडक्टेंस एंड द मोलर कंडक्टिविटी, ये दोनों इंक्रीज करती हैं डिल्यूशन के साथ। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दीज बोथ आर इंक्रीजेस विद डिल्यूशन, ओके। सो प्लीज इन सभी बातों को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो फिर ही आप लोगों को वीडियो देखने का असल में ये फायदा होने वाला है। तो आगे चलते हैं। अभी अगला न्यूमेरिकल हमारा सॉल्विंग होगी फिर से कोहल-रोल्स लॉ के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो सो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड हमें सोल्व करनी है। इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसीटेट, सोडियम एसीटेट इज दिस वन, एंड ये हमें कुछ आयंस की वैल्यूज और दी गई हैं, हमें एसिटिक एसिड के बारे में सॉल्विंग करनी है। सो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड में एक तो ये आयन यूज करेंगे जिसकी हमें मोलर कंडक्टिविटी यहां पर बताई गई है। सो दिस इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर द सोडियम एसीटेट, ठीक है। अब हमें सोडियम आयन की बिल्कुल नहीं जरूरत, तो हम यहां से कर देंगे माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोडियम आयन, ठीक है।
अब इसकी जगह पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर हाइड्रोजन, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो अभी इसकी वैल्यू हमें क्या है बताई गई, इसकी वैल्यू है यहाँ पर दिस इज 91। ठीक है, और सोडियम आयन की वैल्यू यहां से हम यूज करते हैं दिस इज, इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट 50.1, प्लस करेंगे यहां पर हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस की वैल्यू दिस इज 349.6। इसको सोल्व कर लीजिएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा 390.5। तो यूनिट्स तो सभी के ही सेम थे, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इसे सोल्व आउट करना है। ओके, तो बेसिक अगर आपको है जानकारी अबाउट द कोहल-रोल्स लॉ, तो आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होने वाली। तो ये सभी एमसीक्यूज आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करने हैं। तो आगे चलते हैं, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, potential of hydrogen electrode in contact with the solution whose pH is equals to the 10। अब देखिए कि pH का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सो pH is equals to minus log of concentration of the H positive ions। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है दैट इज इक्वल्स टू द 10। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं पोटेंशियल E, जो हमने अभी अभी यूज की थी यहाँ पर अर्नस्ट इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू E नोट सेल। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन बना लें। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा यहाँ पर हाफ H2 गैस। ठीक है, तो हम अप्लाई कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन एट द स्टैंडर्ड वैल्यूज ओवर N की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन हुए हैं गेन, ओनली 1। ठीक है, लॉग 1 अपॉन H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो E नोड वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 माइनस 0.059 ओवर में है 1। तो ये जो है ये H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ऊपर जाएगी, रेसिप्रोकल होगा तो बाहर आ जाएगी माइनस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी दैट इज द pH। तो pH की वैल्यू यूज कर लेते हैं, सो दिस बिकम्स द माइनस 0.059 इंटू pH की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 10। तो इसको सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा माइनस 0.59। यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, बिल्कुल सिंपल सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 15th इज वेरी वेरी सिंपल वन। तो 15th में हमें यह पूछा गया है कि 1 फैराडे कंटेन्स द चार्ज। तो 1 फैराडे का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जितना चार्ज होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आप लोगों ने फिजिक्स में भी रीड किया होगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज होता है, दैट इज द 96500 अप्रोक्सीमेटली कूलम। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, ए इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को इसको सोल्व आउट करना है। ओके, तो आगे चलते हैं अभी 16th MCQ पर। दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल वन। ऑन द बेसिस ऑफ द E नोड वैल्यूज आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए यहां पर आप लोगों ने याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, जिनकी खुद की रिडक्शन हो। ठीक है, विच अंडरगोज रिडक्शन बाय सेल्फ। ठीक है, अंडरगोज रिडक्शन बाय देमसेल्फ। ठीक है, वो होते हैं यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन होने का मतलब क्या है कि विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को करेगा गेन वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अब देखिए कि हमारी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं ये हमें क्या बताती हैं, टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, यानी कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, यानी कि दिस वन, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, तो मतलब दिस इज अवर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
So MnO4 1 negative ion is the strongest oxidizing agent among these one. ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है. अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लेता तो हम सबसे लो वैल्यू वाले को सिलेक्ट कर लेते. ओके, ये भी आप लोग याद रखें साथ में. ओके, तो आगे चलते हैं 17th. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द सेल रिएक्शन दिस वन, अगर ई नोड सेल यानी कि स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द Cu2 पॉजिटिव ई सेल, अगर हम Cu2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को यहां पर इंक्रीज कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो ई सेल में क्या चेंज आएगा. तो फिर से हमें नर्स्ट इक्वेशन बनानी पड़ेगी. ठीक है, सो ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोड सेल. तो यहां पर होता है -0.059 ओवर कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, 2 लॉग. ऊपर हम रखेंगे यहां पर प्रोडक्ट साइड के आयंस ओनली Cu2 पॉजिटिव. ठीक है, और डिवाइड में हम रखेंगे रेक्टेंट साइड के आयंस यानी कि सिल्वर पॉजिटिव, और उसके बाहर है 2 तो उसका स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है. अब यहां पर हो रहा है कि हम यहां पर Cu2 पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कर रहे हैं यहां पर इंक्रीज. ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो जाएगी सो दिस होल टर्म विल इंक्रीजेस. ठीक है, सो ये पूरी की पूरी टर्म ही यहां पर इंक्रीज हो जाएगी. ये इंक्रीज होगी क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आयन हमारा ऊपर पड़ा है, तो लॉग का आंसर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म का आंसर इंक्रीज हो जाएगा. अब ये पार्ट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा तो ये होल वैल्यू, क्योंकि इसके आगे है माइनस का साइन, ये होल वैल्यू डिक्रीज करेगी. ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल है. मान लीजिए कि अगर इसका आंसर आ रहा था सबसे पहले 0.1, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.01 हम ले लेते हैं. ठीक है, अगर इंक्रीज होकर इसका आंसर आना शुरू हो गया 0.02, तो ये ओवरऑल ई सेल के आंसर को डिक्रीज ही होगा ना, क्योंकि ये यहां से हो रहा है, माइनस हो रहा है इसलिए. तो इसका मतलब हमारी ई सेल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. तो हमारा आंसर सिंपली थर्ड बन जाएगा, डिक्रीजेस. तो आप लोग याद रख सकते हैं, प्रोडक्ट साइड के आयंस के अगर हम इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन, तो हमारी ई सेल जो है वो डिक्रीज होगी. ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा. ओके, आगे चलते हैं. यहां पर 18th MCQ. सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच. हमें इनकरेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है. अब देखिए कि K कंडक्टिविटी का तो फॉर्मूला होता है G इंटू G स्टार. ठीक है, अब ये G क्या होती है, G मतलब होता है यहां पर 1 ओवर रेजिस्टेंस इंटू द सेल कांस्टेंट. ठीक है, तो ये तो फिर ठीक है. इसके बाद है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला भी होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन या फिर मोलैरिटी. ये भी सही है. अब देखिए अल्फा डिग्री ऑफ डेसिनेशन का फार्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन को डिवाइड में रखना है. सो दिस इज अवर रॉन्ग वन. सो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सिलेक्ट, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग वन. ठीक है, तो ऐसे आपको सिंपली यहां से आंसर्स को चूज करना है. ये जो फोर्थ है इसमें हमें दिया गया Q चार्ज इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इनटू द टाइम. ठीक है, ये वाला सही है. ओके, तो ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs. एक और है यहाँ पर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमें ग्राफिकल प्रॉब्लम दी गई. ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लेस इसको सोल्व करते हैं. चलिए, तो हमें इस इक्वेशन में से ग्राफ ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ग्राफ बनेगा ई वैल्यू एंड हमारी लॉग Mg2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का. तो हम ऑलरेडी इसको पहले भी बहुत बार ऊपर वाले MCQs में नर्स्ट इक्वेशन को यूज कर चुके हैं. हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे. ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया है ऊपर, इसको ऊपर अज्यूम कर लेते हैं Mg2 पॉजिटिव को, तो यहां पर साइन बन जाएगा पॉजिटिव. ठीक है, ओके. अब ये वैल्यू हमारी बन चुकी है यहां पर, जिसका हमें ग्राफ बनाना है, दिस, एंड दूसरी साइड पर है ये वैल्यू. ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल्स टू, ये बन गई mx
एंड आगे आ गया इसका इंटरसेप्ट सी, ठीक है। तो यहां से m की वैल्यू ये बन रही है, ठीक है। तो m की वैल्यू हमारी यानी कि स्लोप की वैल्यू क्या बन रही है 0.059/2, ठीक है। तो x एक्सिस पर ये बन जाएगा और y एक्सिस पर ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसको हटा दीजिए अभी बीच से, ये तो स्टेटमेंट का है। सो y एक्सिस पर तो सभी जगह यही है, x पर भी यही है। अब हमारी स्लोप का साइन क्या है, स्लोप इज अवर पॉजिटिव। तो अगर हमारी पॉजिटिव स्लोप है तो ये या फिर ये आंसर हो सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्लोप की वैल्यू क्या है न, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन ही बिल्कुल नहीं है ग्राफ, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक ऑप्शन है। अब यहां पर देखिए कि इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट अगर 0 होता तो ये होता ग्राफ, क्योंकि ये 0 0 से पास हो रही है, बट हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू भी ये वाली है। सो इसका मतलब ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि यहां पर ये जो इंटरसेप्ट बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये 0 होता तो फिर ये आंसर बनता, ठीक है। सो दिस इज नॉट द आंसर, तो ओनली सेकंड वन इज द राइट, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इनका ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। तो काफी सिंपल सी टर्म्स हैं, तो प्लीज ग्राफ को ध्यान से आप लोगों ने ड्रॉ कर देखना है, ओके। तो आगे चलते हैं, कुछ असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स हैं। ये मैंने आपको इससे पहले भी, अगर आप लोगों ने वीडियोस को सुना होगा तो आपको रूल्स तो इनके जरूर पता होंगे। हमें 2 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, हमें ये ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने इनमें से ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहली है यहाँ पर असर्शन एंड रीजन। असर्शन है कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दिस इज राइट। कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से लेस होती है। ई नोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इज द नेगेटिव, दिस इज रॉन्ग। कितनी वैल्यू होती है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स में यूज की हुई है 0.34 वोल्ट पॉजिटिव की। तो असर्शन इज राइट, असर्शन इज राइट बट रीजन इज फॉल्स। सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, थर्ड इज दिस आंसर। तो आपने एग्जाम में थर्ड के साथ ये पूरी स्टेटमेंट भी जरूर लिख कर आनी है, ताकि कोई मिस्टेक आपकी ना हो, ठीक है। तो आगे हमारा सेकंड ऑप्शन, ई सेल शुड हैव पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन, दिस इज राइट। हमने ऊपर भी रीड किया था। ई कैथोड इज लेस देन ई एनोड, ये रॉन्ग है, ठीक है। एनोड की वैल्यू लो होती है, कैथोड की हाई होती है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा थर्ड, बिकॉज असर्शन इज राइट बट रीजन इज रॉन्ग, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं फोर्थ, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस विद डिल्यूशन। ये हमने ऊपर एक एमसीक्यू में भी हमें यही पूछा गया था, ये राइट है। क्यों था मैंने आपको रीजन भी बता दिया था, ऑन डिल्यूटिंग द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो इस बार रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीजन असर्शन को ही एक्सप्लेन भी है कर रहा, बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज आंसर। अगर ना एक्सप्लेन करता तो हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर था, ठीक है। फोर्थ है यहां पर, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स शो ए शार्प इंक्रीज व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डिल्यूटेड, ये भी सही है। अगर हम इसका ग्राफ ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो वो ग्राफ ऐसे हो जाता है, ऊपर को इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनता है ग्राफ, तो ऐसा कुछ यहां से ग्राफ हमारा फॉर्म हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो काफी शार्पली वो यहां पर इंक्रीज कर जाती है। सो ये क्यों होता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डेसोसिएशन इंक्रीजेस विद डिल्यूशन। तो ये भी रीजन, इसी का रीजन है, एक्सप्लेन हो रहा है ये बिल्कुल सही तरीके से। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज इट्स आंसर, ठीक है। एक और असर्शन रीजन प्रॉब्लम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स द क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl में क्या होता है, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्लोरीन की ही ऑक्सीडेशन होती है। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर कर यहाँ पर हाफ Cl2 गैस को रिलीज करवाता है। बट ऑक्सीजन की मतलब कि वाटर की ऑक्सीडेशन हो सकती थी, ऑक्सीजन रिलीज हो सकती थी, बट क्यों नहीं होती, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड यानी कि वाटर की ऑक्सीडेशन के लिए हमें ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये क्या होता है कि वाटर की ऑक्सीडेशन काफी स्लो होती है, इसलिए उसका पोटेंशियल, चाहे उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल हायर होता है, बट वो फिर भी वहां पर जाकर डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हमें ओवर वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये भी इसका ही रीजन है, सही रीजन एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा फर्स्ट,
तो इन सभी के आंसर आ गए हैं फर्स्ट, ऊपर वाले थे थर्ड। तो ऐसे आपको आंसर्स को सिलेक्ट करना है इन द असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। आई होप कि आपको अच्छे से सभी कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और बाकी की सभी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वहाँ से ओपन कर उन्हें ज़रूर सुनना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।